Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya. Welcome to my lecture series. Students, आज का जो हमारा सेशन है that is going to be a practice session. So आज हम लोग questions करने वाले हैं. अराउंड कुछ questions हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने पिक किए हैं IBPS 2020 क्लरिकल जो एग्जाम हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं आप लोगों के लिए और एग्जैक्ट पैटर्न जेके बैंक पीओ में भी आया था और यही एग्जैक्ट पैटर्न हम लोग जेके बैंक क्लरिकल एग्जाम बैंकिंग एसोसिएट एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो देर आर सर्टेन क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं. आप लोगों को पैटर्न ये बिल्कुल आप लोग इस पैटर्न से नॉन हो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की हैं तो. कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे एंड हर क्वेश्चन को ऑब्वियसली मैं आप लोगों से पूछूंगी. आप लोगों को पहले खुद आंसर गेस करना है अपना, उसके बाद मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगी. ठीक है, रेडी हो सब लोग? एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो. सब्सक्राइब करोगे तो आपको चैनल के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, राइट? एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिया है सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मॉक टेस्ट ले लीजिए. मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लीजिए. अगर आपका प्रिपरेशन डन है तो लास्ट के जो आपके 10 डेज होंगे, बिकॉज 15 को हमारा एडमिट कार्ड आ जाना है, तो जो लास्ट के हमारे 10 डेज होंगे वो हमारे प्रैक्टिस डेज होने चाहिए. क्लासेस के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मॉक टेस्ट लेंगे तो वो टाइम सिनेरियो में जो प्रैक्टिस रहेगा आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1. एज यू कैन सी डायरेक्शंस रीड करेंगे सब लोग जल्दी से और क्वेश्चन 1 का आंसर करेंगे. डायरेक्शंस में क्या बोला गया है? एक सेंटेंस है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फिफ्थ पार्ट इज नो एरर. यू नीड टू फाइंड एरर. बेसिकली आपको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली मीनिंगफुल बनाना है इस सेंटेंस को. चलिए जल्दी से बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए. टेल मी फास्टर. Slicing a cake between pieces is a fun tradition that many newlyweds like to incorporate into their ceremonies. क्या बोला गया है? केक काटना एक जो है एक बहुत फनी ट्रेडिशन बन चुका है, एक प्रथा बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूलीवेड कपल होते हैं वो अपनी सेरेमनीज में, मैरिज सेरेमनीज में इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, केक कटिंग करते हैं. यही बोला गया है. अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है? पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस. स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस नहीं होता. देयर इज एरर ऑफ preposition. between pieces नहीं होगा, into pieces होगा. slicing a cake into pieces is a fun tradition. ठीक है, so option A should be the correct answer. I guess आप सभी students का आंसर सही होगा. Let's move to question number 2. She had stayed up all night because she had received bad news. वो पूरी रात जगी रही क्योंकि उसने एक bad news उसे मिली. अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी टेंस से रिलेटेड, तो देयर इज एन एरर ऑफ टेंस. जल्दी से फाइंड आउट कीजिए क्या एरर है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में. डेफिनेटली एरर इज इन पार्ट ए. बिल्कुल एरर पार्ट ए में ही है. और एरर क्या है? शी हैड स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव बैड न्यूज. यहाँ पर एरर है टेंस का. मैंने आप लोगों को टेंस की क्लास में भी बताया था जब हमने टेंसेस की क्लासेस की थी बहुत समय पहले. अगर नहीं अभी तक आप लोगों ने टेंस की क्लास मेरी अटेंड की है तो अटेंड कर लीजिए, जिससे आपके बहुत सारे बेसिक्स रिकॉल हो जाएंगे. तो जब भी हम किसी पास्ट की हैपनिंग की बात करते हैं कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर ऐसा हुआ था, मैंने पहले भी बताया जब पास्ट का टाइम दिया होता है कि पास्ट में किसी समय पर ऐसा हुआ, वो कोई भी डे हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? शी हैड स्टेड अप नहीं होना चाहिए. हम यहाँ से हैड को ओमिट करेंगे और स्टे का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्टेड. शी स्टेड अप ऑल नाइट. वो पूरी रात जगी रही बिकॉज उसे बैड न्यूज मिली थी. तो अगेन द एरर इज इन पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ. जल्दी से रीड कीजिए थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंसेस एंड गिव योर आंसर्स. गेस कीजिए अपने अपने आंसर्स. Third question is, he as well as his friends were going for picking. Picking नहीं होना चाहिए. I guess यहाँ पर आप पिकनिक लिख दीजिए. चलिए ये जो भी है आप grammatical error find out कीजिए इस particular sentence में. If I talk about question number 3, तो question number 3 में हमारे पास subject verb agreement का रूल आता है, या फिर हम कह सकते हैं conjunctions का भी हमने ये रूल पढ़ा है. जब conjunction
as well as, in addition to, या फिर हमने बात की थी जैसे along with and not। ऐसी कंजंक्शन जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं जिससे पहले एक सब्जेक्ट है और जिसके बाद में भी एक सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है ही एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज हिज फ्रेंड्स, तो जो हमारी वर्ब होती है दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो यहाँ पर वर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज। बोलने में, रीड करने में सेंटेंस डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगता है बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स was going for picking और पिकनिक, ठीक है। वो और उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं, तो मेजर सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो हम यहाँ पर was चूज करेंगे। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। The coaching industry in India plays a pivotal role। pivotal का मतलब होता है significant role, important role, as it पिवटल रोल क्यों प्ले करती है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है टू द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोचिंग इंडस्ट्री। सो दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टेक्चुअल या फिर ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो ऑप्शन ई शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Let's move question number 5. If I don't turn on my air conditioner, my house was hot। अब यहाँ पर आ जाती है बात कंडीशनल सेंटेंसेस की। इफ यू रिमेंबर, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहाँ पर एक स्टेटमेंट का होना किसी दूसरी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज क्या है, इफ वाला क्लॉज, एंड दिस इज योर कॉल्ड योर मेन क्लॉज। अब देखो, एयर कंडीशनर ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली रूम जो है वो ठंडा हो जाएगा, एयर कंडीशनर बंद रखोगे तो रूम गर्म रहेगा। दिस इज अ फैक्ट, है ना, ये एक काइंड ऑफ फैक्ट ही है, ऐसा ही होता है। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस में दो ऐसे फैक्ट्स दिए होते हैं, जो ऐसी स्टेटमेंट्स दिए होती हैं जो एक काइंड ऑफ फैक्ट होती हैं, जो ट्रूथ होता है, या फिर हम कह सकते हैं जनरल ट्रूथ, फैक्ट भी नहीं, जिसे हम कहेंगे जनरल ट्रूथ, कि अगर टर्न ऑन नहीं करोगे तो रूम गर्म ही रहेगा, दिस कैन बी अ जनरल ट्रूथ। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लिखी जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स प्रेजेंट टेंस में होती हैं। तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो यहाँ पर वॉज की जगह विल बी कर देंगे, क्योंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेन क्लॉज फ्यूचर में होना चाहिए। वो दैट इज सम अदर केस, ठीक है, जहां पर जनरल ट्रूथ की बात आती है ना कि ऐसा ही होना है, एक्चुअल में ऐसा ही होना है, तो वहां पर हम लोग दोनों को ही प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, और यही लेवल था आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम का। इसी तरह का लेवल आपके एग्जाम में भी होने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करोगे एसोसिएट के एग्जाम में। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेंटेंस रिप्लेसमेंट। देखो ग्रामर से ना सीधे सीधे आपके 15 से 20 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। 5 सेंटेंस एरर्स आ जाते हैं, 3 से 4 हमें इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं, देन हम लोग कई बार फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं प्रेपोजिशंस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अदर क्वेश्चंस होते हैं स्वैपिंग के, वो भी हमें अगर सेंटेंस फॉर्मेशन पता है तो भी हम लोग कर लेते हैं इजीली। मिसस्पेल्ड पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा एसोसिएट के एग्जाम में, ठीक है। चलिए लेट्स रीड द सेंटेंस। एवरीथिंग इज फनी एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। सब कुछ फनी लगता है जब तक वो दूसरे के साथ हो, अपने साथ हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है। तो यहाँ पर यूज किसका हुआ है, TOO का। यहाँ पर एक्चुअली में कौन सा टू होना चाहिए, TO2, क्योंकि TOO का मतलब क्या होता है, ऑल्सो। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। इट इज हैपनिंग टू समबडी एल्स। सब कुछ फनी लगता है जब तक वो किसी और के साथ होता है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस, इज हैपनिंग टू, क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और गेस कीजिए कौन सा वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस, कौन सा वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिप्लेस करेगा। दिस इज कॉल्ड सेंटेंस रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जहां पे आपको बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को रिप्लेस करना होता है इफ रिप्लेसमेंट इज देयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो आप लोग चूज करते हैं नो इम्प्रूवमेंट।
चलिए जल्दी से चूज कीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। दे रिकमेंड दिस बुक इवन दो दे हिमसेल्फ हैड नेवर रीड इट। वो ये बुक रिकमेंड करते हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने खुद ही ये बुक कभी रीड नहीं की है। अब दे के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, जो ये वर्ड्स होते हैं ना, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जो एक पर्सन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आई को कौन रिफ्लेक्ट करता है, माई सेल्फ। ही को कौन रिफ्लेक्ट करता है, हिमसेल्फ। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, राइट। अब दे को कौन रिफ्लेक्ट करेगा, ही को रिफ्लेक्ट करता है हिमसेल्फ। दे को कौन रिफ्लेक्ट करता है, देम सेल्व्स। जब पर्सन प्लूरल होता है तो सेल्फ नहीं सेल्व्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिमसेल्फ नहीं होना चाहिए, देम सेल्व्स होना चाहिए। Right, students? So what should be the correct answer? They recommend this book even though they themselves had never read it. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्शन बी मार्क कर रहे होंगे, देम सेल्फ नहीं होता, देम सेल्व्स होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 7। लेट्स रीड क्वेश्चन 8। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए, गेस कर लीजिए अपने अपने आंसर्स। दिस इज द हाउ दैट जैक बिल्ट इट। ये वही घर है जो जैक ने बनाया है। अब देखिए, दैट जैक बिल्ट इट, ये वही हाउस है, कौन सा घर, जो जैक ने बनाया है। तो दैट किसके लिए होना चाहिए, हाउस के लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस इज द हाउस which Jack built it, wrong, whom Jack built, wrong, which that Jack built, option D, this is the house that Jack built, ये वही घर है जो जैक ने बनाया है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। आई गेस सभी स्टूडेंट्स के आंसर सही होंगे फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नो वे डू आई अग्री विद वॉट यू आर सेइंग, किसी भी तरीके से मैं अग्री नहीं करता जो भी तुम कहते हो, ये बोला गया है। ठीक है, सो क्या आंसर होना चाहिए, इज देयर एनी रिप्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेज और पार्ट ऑफ सेंटेंस, जल्दी से बताइए, गेस कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ई, द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। इसका मतलब निकल कर आता है किसी भी तरीके से अग्री नहीं करता जो भी तुम कह रहे हो। ठीक है, सो ऑप्शन ई इज द सेंटेंस आंसर। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, द सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्या बोला गया है डायरेक्शंस में, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस विद 3 वर्ड्स इन बोल्ड। आप देख सकते हो 3 वर्ड्स जो है वो बोल्ड में है। चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज वर्ड्स मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। नाउ दिस इज लाइक वर्ड स्वैप। हमने वर्ड स्वैप किया था इफ यू रिमेंबर, जहां पर हमको एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। अब यहाँ पर आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हैव ऑप्शंस एज वेल, तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो क्या बोला गया है, द यूपी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली कॉन्फ्लिक्ट गारंटीड फंडामेंटल राइट्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होना, बेसिकली डिस्प्यूट करना, किसी भी चीज के बीच में डिस्प्यूट होना, डिवीजन होना, उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। गारंटेड फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो वायलेट्स, वायलेट का मतलब क्या होता है, रूल्स को ब्रेक करना। एग्जिस्टिंग का मतलब तो आपको पता है, ऑलरेडी जो अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, द यूपी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, लॉज। ठीक है, साथ साथ वो कैप करवा रही हूँ, जो वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है अभी साथ में नोट डाउन कीजिए। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है लॉ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, वॉयलेट का मतलब होता है रूल को तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। सो क्या होना चाहिए, यूपी ऑर्डिनेंस नॉट ओनली वॉयलेट्स, नॉट ओनली वॉयलेट्स गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो लॉ है ये फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता ही नहीं है, बल्कि बट इज ऑल्सो इन कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज, और ये अगेंस्ट भी है कौन से लॉज के, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, बी और ए में स्वैपिंग हुआ, तो बी पहले आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ए आना चाहिए। ए कौन सा है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद सी अपनी सही जगह पर है, बी ए सी। तो कौन सा आंसर हमारा सही हुआ,
ऑप्शन बी, राइट। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया, क्वेश्चन 11 का आंसर आप लोग मुझे करेंगे, जल्दी से देखिए और गेस कीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, देन विल सी आपका आंसर सही है या गलत। द डेफिसिट चेंजेस इन द सेक्टर ब्रॉट इन थ्रू द थ्री laws have aggravated the trust abrupt of the government. The trust abrupt of the government. चलिए गेस कर लीजिए अपने अपने आंसर्स। आई एम गिविंग यू अ मिनट टू चेक योर आंसर्स। सो वन बाय वन पहले तो हम लोग मीनिंग देखते हैं, क्या मीनिंग होना चाहिए। पहला वर्ड हमें क्या दिया है, डेफिसिट। ये है हमारे पास ऑप्शन ए। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, शॉर्टफॉल, कमी होना किसी चीज की, डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ड है एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड पार्ट बी जो हमें दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन, इमीडिएट, जो हमें सी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिसिट चेंजेस, कमी वाली चेंजेस तो नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोवोक चेंजेस भी हम लोग नहीं बोल सकते, द सडन चेंजेस हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं। मतलब पहले क्या आना चाहिए, सी। यहाँ पर द abrupt changes मतलब जो immediate changes हुई in the sector brought in through three laws, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सडन चेंजेस हुई, थ्री लॉज हैव एग्रेवेटेड द ट्रस्ट। एग्रेवेटेड मतलब थ्री लॉज जो हैं उन्होंने प्रोवोक कर दिया, जिसकी वजह से प्रोवोक हो गए, ये अपनी जगह पर ही है, द ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे जो ट्रस्ट था उसमें कमी आ गई, कुछ ऐसा बोला गया है। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए, राइट। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, सी बी ए, ऑप्शन डी। ऑलराइट, आई गेस यहाँ तक आंसर सही होंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। पहले हम लोग, मैं आप लोगों को मीनिंग बता रही हूँ, तब तक आप लोग अपने आंसर्स गेस कीजिए। पहला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, आउटपुट, आउटकम ऑफ समथिंग, ठीक है। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है होल्ड, ऑलराइट। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब तो आप सभी लोग समझते हैं, इस काइंड ऑफ अ प्लान, राइट। तो क्या होना चाहिए, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनिशियली, आफ्टर मैथ यहाँ पर बोला है इनिशियली, और इनिशियली के साथ ही रिजल्ट की बात कर दी है, दैट इज रॉन्ग। इनिशियली एम्ब्रेस्ड नेशनलिज्म, पहले उन्होंने क्या किया, बी, पहले क्या आना चाहिए, बी। यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इनिशियली नेशनलिज्म को होल्ड किया, एम्ब्रेस किया, बी एज अ कोऑप्शन स्ट्रैटेजी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी। उन्होंने इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी के तौर पे, एक्स्ट्रा प्लानिंग के तौर पर उन्होंने इसको होल्ड करके रखा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रैटेजी। इन द आफ्टरमैथ ऑफ टियानमेन स्क्वायर मैसेकर, इन द आफ्टरमैथ ऑफ, इन द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए। ए हमारे पास क्या है, आफ्टरमैथ। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, बी, सी, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई गेस आपके सही आंसर्स होंगे यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। 13th क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वर्ड स्वैप, ये भी स्वैपिंग का क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, एंड इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ऑलराइट। और साथ ही में पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दे चुकी हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, हमने अरेंजमेंट किया था, उसका करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एंड जो आने वाले सेशन होंगे मैं एक साथ आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स आप लोग बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई सेशंस। आई होप आपको मेरे सेशंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, अगर हेल्पफुल है तो डू टेल मी, इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट तो भी मुझे बताइए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब वेट है आरसी की क्लासेस का, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस का, सो डोंट वरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास आई ट्राई कि मैं जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही लूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टेक